नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लूसन वर्ल्ड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ध्वनि के बारे में, यानी साउंड के बारे में। ठीक है, ये साउंड होते क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साउंड यानी ध्वनि। ये ध्वनि होते क्या है, टॉपिक है साउंड यानी ध्वनि। ये ध्वनि होते क्या है, ठीक है। तो ध्वनि जो है एक विशेष प्रकार की ऊर्जा जो होती है, ठीक है ना। ध्वनि एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो क्या करती है, हमारे कानों को सुनने के लिए प्रेरणा देती है या प्रेरित करती है, ठीक है। या हमारे कानों को संवेदनशील बनाती है, किसके लिए, तो सुनने के लिए, या संवेदनशीलता प्राप्त करती है। किसी तरह से हम इसे समझ सकते हैं एकदम सिंपल सा, इस तरह से कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों को संवेदना प्राप्त करवाती है, सुनने के लिए यानी मदद करती है, ठीक है। नॉर्मल सा। तो ध्वनि क्या है, एक प्रकार की क्या है, ये क्या है, ऊर्जा है। ध्वनि जो है एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है यानी एनर्जी है, ठीक है। सेकेंड बात रह गया, ये जो ध्वनि है ये आती कहाँ से, इसका जन्म कैसे होता है, यानी ध्वनि निकलती कैसे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसकी उत्पत्ति लिख देते हैं यहाँ पे। ध्वनि की जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है, तो ध्वनि की उत्पत्ति जो होती है वो क्या होती है कि वस्तु के कंपन से होती है, यानी किसी भी वस्तु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे हम बोल रहे हैं तो ये भी कंपन से होता है। हमारे जो स्वर रज्जु होती है जिसे लैरिंग्स कहा जाता है, उसमें भी देखिए यहाँ पे रहता है, नासा मार्ग के पीछे रहता है। हमारा जो स्वर रज्जु होता है जिसे लैरिंग्स कहा जाता है, वो क्या होता है, हमारे नासा मार्ग के ठीक पीछे रहता है, स्थित रहता है, ठीक ना। तो उसमें भी क्या होता है, कंपन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोगों का जो आवाज़ होता है वो बाहर निकलती है, ठीक है। तो ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो क्या होती है, वस्तुओं के कंपन से होती है, ठीक है ना। यानी एक ऐसा वस्तु जिसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। जरूरी नहीं कि सभी वस्तुएं कंपन करती है तो वो ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं। मैंने एक ऐसा वस्तु वो कंपन करती है जिससे साउंड निकलती है, जिसे हम सुन सकते हैं। जिस वस्तु के कंपन को हम सुन सकते हैं उसी को मानेंगे, अन्यथा उसे हम कैसे मानेंगे। जैसे मान लीजिए ये वस्तु कंपन करे, ठीक ना, ये वस्तु कंपन कर रही है और क्या हो रहा है कि ये ध्वनि उत्पन्न कर रही है, जिसके कारण क्या होता है कि हम सुन भी नहीं पा रहे हैं। यानी क्या हुआ, सिंपल सा समझिए। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये कंपन कर रही है, ठीक है ना, कंपन कर रही है तो ये भले ही कितने साउंड निकाले, जब तक हम इसको सुनेंगे नहीं, कहा जाता है जब हम किसी को सुनेंगे नहीं, किसी को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कैसे हम उसको मानेंगे। बात यही हो गया। तो बात ये होगा, जब हम उसके कंपन को हम सुन नहीं सकते हैं तो हम बिलीव कैसे करेंगे कि इससे साउंड निकल रहे हैं। यानी बिलीव कब करेंगे, जैसे मान लीजिए ये वस्तु कंपन कर रही है और कंपन ये हमारे कानों तक पहुंच रही है, तो हम समझ सकते हैं कि ये ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो वस्तुओं के कंपन से ही ध्वनि का उत्पन्न होता है। आज जरूरी नहीं है कि सभी वस्तुओं के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, वैसी वस्तुओं से वह कंपन उत्पन्न होती है जिसे हम सुन सकते हैं, उसी को हम मानते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, उत्पत्ति जो होगा वो क्या होगा, वस्तुओं के कंपन से, वस्तुओं के कंपन से, यानी ध्वनि की जो उत्पत्ति होती है वो वस्तुओं के कंपन से होती है, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं ध्वनि तरंग के बारे में, क्योंकि ध्वनि जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल के रूप में पहले हम पढ़ेंगे वस्तु के कंपन से कैसे होता है। तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ये क्या है, मान लीजिए एक लाउड स्पीकर है, ठीक है। ये क्या है, लाउड स्पीकर, ठीक है। जब इसमें जब इसको चलाया जाता है, ठीक है ना, ध्वनि इसमें क्या होता है, लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा को क्या चेंज करती है, ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ठीक है। जब इसमें विद्युत सप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, इसमें साउंड निकलती है, जो कि किस रूप में निकलती है, तरंग के रूप में निकलती है, सूक्ष्म तरंग के रूप में, ठीक है। इस तरह से क्या होती है, चारों तरफ प्रसारित होती है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक पर्यवेक्षक है कोई, जो सुन रहा है ध्वनि को, वो महसूस किस तरह से करता है। यहाँ कहीं पे भी मान सकते हैं, चलिए यहाँ भी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जब इसमें विद्युत को सप्लाई किया जाता है तो यह ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करती है।
जब ये ऊर्जा उत्पन्न करती है तो क्या होती है कि किस में उत्पन्न होती है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता है ठोस द्रव गैस में। तो ध्वनि क्या है, देखिए यहाँ पे कन्वर्ट इसमें क्या हो रहा है, जब यहाँ से यहाँ जाएगी तो यहाँ बीच में क्या है, ठोस द्रव कुछ है नहीं, इसमें थोड़ा थोड़ा जलवाष्प आ सकता है और उसमें क्या करते हैं, गैस। ठीक है, क्योंकि हवा में क्या, हवा गैसों का मिश्रण है, तो ये हवा के माध्यम से हमारे कानों तक पहुँचती है। आइए पहुँचती कैसी है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ, ठीक है, जोड़ा बना इस तरह से एक अणु है, ये क्या करती है, यहाँ से टकराती है फिर वापस आती है, फिर क्या है, एक यहाँ से जाती है फिर यहाँ से टकरा के फिर वहाँ पास जाती है, फिर यहाँ से ये टकराती है फिर यहाँ वापस आती है। इसी तरह से क्या होती है, ये यहाँ तक जाती है और हमारे कानों तक पहुँचती है, जिसे हम महसूस करते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से इसी तरह से होगा, यहाँ से ये टकराए वापस लौटी, फिर क्या हुआ, एक दूसरा अणु यहाँ से यहाँ टकराए फिर वापस लौटा, फिर यहाँ से, इसी तरह से क्या होता है कि हमारे कानों तक ध्वनि जाती है। ठीक है, तो ध्वनि का जो संचरण होता है वो किस रूप में होता है, तरंग के रूप में। ठीक है, किस रूप में होती है, वेव के रूप में, यानी तरंग के रूप में संचरण होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ध्वनि जो है किस रूप में, अभी हम लोग पढ़े ध्वनि किस रूप में चलती है, तो ध्वनि तरंग के रूप में चलती है। ध्वनि तरंग के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, यानी साउंड वेव, इंग्लिश में क्या कहेंगे, साउंड वेव। तो ध्वनि तरंग पहले बताया, ध्वनि तरंग जो क्या है वो मैकेनिकल है, यानी यांत्रिकी है। यांत्रिकी में क्या हम लोग पिछला टॉपिक में ही पढ़ चुके हैं, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा तरंग जिसमें संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम में क्या होता है, ठोस द्रव गैस तीनों हो सकती है। ठीक है, तो जिस तरंग के संचरण में माध्यम की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, मैकेनिकल। और जिसमें क्या होता है कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसे क्या कहते हैं, अनमैकेनिकल, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ठीक है, तो ध्वनि तरंग जो है वो क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है, यांत्रिक में आता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये क्या हो गया, यांत्रिक हो गया यानी मैकेनिकल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ध्वनि जो है किसका उदाहरण है, यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। ठीक है, और यांत्रिक तरंग में दो भाग होते हैं, कौन कौन भाग होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग होते हैं और अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। अब तो ध्वनि जो होती है हम लोग सभी जानते हैं कि ध्वनि जो है क्या, अनुदैर्घ्य तरंग है। तो अनुदैर्घ्य तरंग किसे कैसे हम मान सकते हैं कि अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हम लोग पिछले टॉपिक में जो पढ़े थे अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य के बारे में, तो उसके क्या गुण होते हैं और इसके जो ध्वनि के जो गुण है क्या है, तो किसमें जो हो रहा है, दोनों का गुण जो होता है, प्रॉपर्टी जो होता है, दोनों का सेम कंडीशन में तरंग लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अनुप्रस्थ और यहाँ पे अनुदैर्घ्य। ठीक है, ये दोनों हो गए अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य। अब देखिए समझते हैं, अनुप्रस्थ में तरंग संचरण किस तरह से होती है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यहाँ से वहाँ तक किस तरह से जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होती है, चलिए मान लेते हैं एक माध्यम है, तरंग संचरण किस तरह से करती है। ठीक है, जहाँ पे क्या है, ये रिंग होती है और एक क्या होती है, गर्त होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है कि किसी माध्यम में, इसका डेफिनेशन इस तरह से होता है कि किसी माध्यम में तरंग संचरण की दिशा होती है उस वस्तु जहाँ पे कंपन कर रही है, ठीक ना, जहाँ पे कंपन करती है उसके दिशा के क्या करती है, बिल्कुल लंबवत में काम कर रही है। देखिए ये कंपन कर रही है, ठीक है, यहाँ पर कर रही है या यहाँ पर कर रही है, कहीं पे कर रही है, तो कंपन के दिशा के क्या करे, लंबवत वर्ग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये लंबवत में जा रही है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन ये होता है। ठीक है, समझ गए होंगे, यानी किसी माध्यम में तरंग संचरण करने की जो दिशा में होती है, तरंग संचरण करने की दिशा वहाँ पे कंपन करती हुई वस्तु के किसके करती है, वस्तु के लंबवत वर्ग करती है। ठीक है ना, इसके लंबवत में देखिए यहाँ पे काम कर रही है, ये क्या कर, लंबवत में काम कर रही है, डायरेक्शन में नहीं कर रही है, लंबवत में काम कर रही है। और अनुदैर्घ्य तरंग में देखिए क्या होता है कि ये डायरेक्ट जाती है। ठीक है ना, ये क्या होती है, इस तरह से जाती है। सेम कंडीशन में देखिए इसमें क्या होता है, सिर्फ लंबवत में वर्क कर रही है और ये जो कंपन कर रही है वो लंबाई दिशा में कर रही है, यानी तरंग संचरण की दिशा में कंपन कर रही है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ जा रही है तो इसी दिशा में वो क्या कर रही है, कंपन कर रही है। ठीक है, और ये जो कंपन करती है लंबवत में कंपन करती है, देखिए यहाँ पे कर रही है, यहाँ पे कर रही है, इस तरह से कंपन करते जाती है। ठीक है,
ये हो गया लंबवत में, और ये हो गया दिशा में, ठीक है। यानी तरंग संचरण की जो दिशा है उसी दिशा में वस्तु क्या कर रही है, कंपन कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब भी तरंग जाती है तो उसमें क्या होता है, कोई माध्यम नहीं होता, यहाँ डायरेक्ट निकल रहा है, यहाँ पे सॉरी माध्यम होता है। माध्यम क्या है, इसमें गैस है, ठीक है। तो क्या हो, देखिए सीधे डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो जो कंपन कर रही है वस्तु, यानी कण जो है यहाँ पे देखिए कंपन कर रही है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से टकराती, फिर वापस, फिर यहाँ से यहाँ, फिर टकराती वापस। तो क्या कर रही है, ये उसी दिशा में क्या कर रही है, कंपन कर रही है जिस दिशा में तरंग जा रही है। यानी वस्तु जो कंपन कर रही है वो तरंग जिस तरफ से जा रही है उसी तरफ से डायरेक्ट उसी दिशा में जा रही है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है। क्लियर हो गए आप लोग, ठीक है। तो इससे प्रूफ होता है कि ये ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं ध्वनि तरंग के प्रकार के बारे में, ठीक ना। तो ध्वनि टोटल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य तरंग होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए तीनों को एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं अवश्रव्य के बारे में। पहला यहाँ पे लिख देते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है। हिंदी में इसे हम अवश्रव्य तरंग कहते हैं, अवश्रव्य तरंग, ठीक है। इसकी जो आवृत्ति होती है, वो 20 हर्ट्ज से क्या होती है, 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, ठीक है। इसकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से क्या होती है, नीचे होती है। यहाँ पे HZ होगा, क्योंकि आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। और इसे डिनोट किया जाता है किससे, यहाँ पे लिख देते हैं, इंडिकेट जब किया जाता है तो इसे हम N से करते हैं, ठीक है ना। आवृत्ति को इंडिकेट करने के लिए यानी सूचित करने के लिए N लिखना पड़ता है, और इसका जो इकाई होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज। तो अवश्रव्य तरंग जो होते हैं यानी इंफ्रासोनिक वेव जो होते हैं उनकी आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, जिसके कारण क्या होता है कि मनुष्य इस ध्वनि को नहीं सुन सकती है, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें क्या बताते हैं, इसमें क्या होता है कि तरंगदैर्घ्य यानी वेव लेंथ, ठीक है। इसकी जो वेव लेंथ होती है, तरंगदैर्घ्य जो होती है इसकी काफ़ी हाई होती है, ठीक है ना। इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है काफ़ी हाई होती है। और एक इसमें क्या होता है कि जिस तरंग का तरंगदैर्घ्य जितना ज़्यादा अधिक होगा उसमें उतना ही ऊर्जा अधिक होती है, ठीक है। तो देखिए, जब इसमें तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो संभवता है कि इसमें ऊर्जा जो होगी, एनर्जी जो होगी ज़्यादा लगेगी, और ज़्यादा एनर्जी लगाने के लिए बड़ा स्रोत की ज़रूरत पड़ती है। यानी अवश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक वेव को उत्पन्न करने के लिए एक बहुत बड़े डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी बहुत बड़े यंत्र की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि इसमें तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है और इसमें ऊर्जा भी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ऊर्जा को ज़्यादा उत्पन्न करने के लिए कुछ बड़ा यंत्र रखना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में देखिए क्या होता है, ज्वालामुखी, ठीक है। और क्या होता है, भूस्खलन, ठीक है। ज्वालामुखी या भूस्खलन में देखिए क्या होता है कि वो कितने बड़े बड़े होते हैं, जैसे माउंट अकाकागुआ, बहुत सारे माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, इस तरह से बहुत तरह के ज्वालामुखी है। तो उस सब में से क्या कौन सा तरंग निकलती है, इंफ्रासोनिक वेव निकलती है, ठीक है। क्योंकि जब ये निकलती है तो बहुत अधिक उसमें तरंगदैर्घ्य होता है, और इसमें ज्वालामुखी में भी ऊर्जा कितना होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के रूप में ये हो गया, जिसका ज्वालामुखी और भूस्खलन जब की प्रक्रिया जब होती है तो कौन सा तरंग का निर्माण होती है, तो इंफ्रासोनिक वेव। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि ज्वालामुखी फटने के समय में कौन सा तरंग उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, इंफ्रासोनिक वेव यानी अवश्रव्य तरंग के बारे में, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर पे। दूसरा में क्या है, ऑडिएबल, ऑडिएबल वेव, ठीक है। हिंदी में इसे जो हम कहते हैं श्रव्य तरंग, श्रव्य
तरंग, श्रव्य तरंग जिसे हम लोग सुनते हैं, श्रव्य तरंग क्या होते हैं, जिसे मनुष्य द्वारा सुना जाता है, ठीक है ना। इसकी जो आवृत्ति होती है वो कितना होती है, इसकी आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 तक। ठीक है, इसकी जो आवृत्ति होती है वो कितना होती है 20 से 20,000 तक होती है, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। इसका सिंपल सा मनुष्य के लिए होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है मनुष्य के लिए श्रव्य शक्ति की सीमा कितनी होती है, तो ये होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग आवृत्ति को सुन सकते हैं। और डिनोट करने की जो आवृत्ति को किससे डिनोट किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, एन से किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ उतना खास नहीं है, ये सीधे बात ये मनुष्य को सुनने के लिए, इसका जो मुख्य रीजन है क्या है, मनुष्यों को सुनने के लिए, ये क्या है, मनुष्यों के लिए सुनने के लिए, मनुष्यों इसका जो मुख्य एक इम्पोर्टेंट है, इसका जो लाभ हो क्या है, हम लोग इसको सुन सकते हैं, ठीक है ना। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा होगा आवृत्ति का मान तो हम लोग नहीं सुन सकते। जैसे अवश्रव्य तरंग है, इससे क्या है, हम लोग नहीं सुन सकते, ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज से जब अधिक हो जाएगा तो भी हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। तो इसका मुख्य जो टॉपिक है क्या है इसमें, मनुष्यों को सुनने में, ठीक है, यानी हम लोगों को जो श्रवण शक्ति होती है वो यही होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर पे, अल्ट्रासोनिक। हिंदी में इसे पराश्रव्य तरंग कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए इसकी जो आवृत्ति होती है, सबसे पहले आवृत्ति इसके बारे में जानेंगे। तो इसकी जो आवृत्ति होती है वो कितना होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है ना। इसकी जो आवृत्ति होती है कितना होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जिसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो आवृत्ति है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, जिसे हम नहीं सुन सकते हैं। इसको सुनने के लिए कुछ कुछ जानवर जो सुनते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में चमगादड़, ठीक है, डॉल्फिन, ठीक है। इसे सुनने के लिए देखिए चमगादड़ होता है, एक डॉल्फिन होता है, ठीक है ना, जो क्या आता है इस तरंग को सुनते हैं और इसका मदद भी लेते हैं। यानी इसके मदद से क्या होते हैं, एक अपने दिशा को आंकती है कि हमें किस ओर जाना चाहिए कि और किस तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि चमगादड़ जो होती है वो पराश्रव्य तरंग को क्या करती है, वो छोड़ती है, ठीक है ना। पराश्रव्य तरंग जब वो छोड़ती है तो क्या होती है कि जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। मान जाए यहाँ से चलिए मान ले क्या है, ये चमगादड़ है, ठीक है। ये चमगादड़ और ये क्या कर रही है, ये अल्ट्रासोनिक वेव को क्या कर रही है, छोड़ रही है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु रखा हुआ बहुत बड़ी सी, ठीक है। तो ये क्या होती है, यहाँ से टकरा के क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, क्या करती है, वापस करती है, इधर से इधर जाती है और यहाँ से टकरा के क्या करती है, ये वापस इसके कानों में आती है। तो इससे क्या इसे पता चलता है कि जब ये छोड़ती है, ठीक है ना, तो पर जब लौट के आती है, तरंग लौट के आती है, तो इसको पता चल जाता है कि वहाँ पे कुछ है, ठीक है ना। देखिए इसे क्या कभी कभी देखे होंगे, जब चमगादड़ उड़ती है तो क्या होती है, वो एक ही राउंड में घूमते रहती है गोल से। उसके क्या होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है, दिशा होता है, वो कभी चेंज नहीं करती। वह जिस दिशा में उड़ता है वही दिशा को 5 बार 6 बार घूमते रहती है और वापस अपने स्थान पर चली जाती है। तो क्या होता है कि जैसे वो क्या होता है कि पराश्रव्य तरंग छोड़ती है तो कोई वस्तु से टकरा के आती है, तो इसका मतलब उससे ये अनुभव हो जाता है कि वहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है। तो क्या होता है, उस दिशा में नहीं उड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है वहाँ पे, तो जाएगी वहाँ से टकरा के वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया चमगादड़ के रूप में, चमगादड़ इस तरह से इस वेब का प्रयोग करते हैं। अब रह गया डॉल्फिन। डॉल्फिन जो होता है वो क्या करता है, शिकार पकड़ने के लिए। तो क्या करता है, ये
ये भी वेव को क्या करती है, छोड़ती है, ठीक है ना, ये छोड़ती है। और कोई शिकार आता है तो उसके शरीर से टकरा के क्या करती है, तुरंत ये क्या करती है, वापस आती है। जिससे क्या होता है, डॉल्फिन की जो होती है उसको पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई है, वहाँ पे कोई वस्तु है या ऑब्जेक्ट है, और वहाँ पे जाके उसको अपना शिकार बनाती है। या मतलब सीधा कॉमन सा ये बात है कि उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ है, यानी क्या है, परावर्तन होता है। या ध्वनि तरंग जब यहाँ से टकराती है तो क्या होता है, उसका परावर्तन होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, वो अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ है। और अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है इसका बहुत तरह से प्रयोग भी है, ठीक है ना। आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जिसमें पराश्रव तरंग का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए यहाँ पे लिखते हैं, वायुयान में, ठीक है, घड़ी में और कपड़ा में, ठीक है। स्पेस थोड़ा कम है, इसके वजह से हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले वायुयान में क्या होता है, वायुयान में क्या होता है, यानी हवाई जहाज में क्या होता है, इसको अगर इसके काल पुर्जे जो होते हैं, पार्ट्स जो होते हैं, उनको साफ करने के लिए पराश्रव तरंग का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसे प्रयोग क्यों किया जाता है, तो जहाँ तक देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम कोई डिवाइस बनाते हैं, ठीक है ना, डिवाइस बनाते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा औजार, यानी हमारा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो क्या होता है, हम लोग फूंक के कुछ, जैसे धूल पड़ा होता है कहीं पे, तो हम लोगों का क्या होता है, हाथ वहाँ पर नहीं, जैसे इसमें मान लिया धूल है, ठीक है ना, यहाँ पे हाथ हम लोगों का पहुँचेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से ठोकेंगे तो नीचे से गिरेगा, या फिर क्या करते हैं, इसको इस तरह से फूंक देते हैं, ठीक है ना, तो फूंकते हैं तो क्या होता है, धूल उड़ जाती है। तो उसी तरह से क्या होता है, वायुयान जो होती है, यानी हवाई जहाज जो होते हैं, उनके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। तो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं तो वहाँ पर हाथ औजार नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक जो वेव होते हैं, यानी पराश्रव तरंग जो होते हैं, वहाँ पे छोड़ा जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे टकराती है, ठीक ना, उस डिवाइस पे टकराती है और उसमें एक विशेष प्रकार की कंपन होती है, ठीक है। जब वस्तु कंपन करेगी तो संभवता है कि उसमें क्या होगा, कि कंपन होगी तो उस पर जो धूल वगैरह जो भी पड़े रहेगी वो नीचे गिर जाएगी, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि वो साफ हो जाएगी, ठीक है। तो वायुयान होगी। अब रह गया घड़ी। घड़ी कितना छोटा होता है, तो उसको साफ करने के लिए अगर ब्रश का प्रयोग करेंगे तो पूरा रगड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अल्ट्रासोनिक वेव का भी उसमें प्रयोग किया जाता है। जब वो क्या करता है कि वहाँ पे किरण के रूप में, पुंज के रूप में जब उसमें बिखेरा जाता है तो उसमें कंपन होती है, कंपन होती है तो उसमें जो धूल वगैरह जो पड़ी रहती है वो क्या होती है, गिर जाती है नीचे, जिसके कारण क्या होती है, वो साफ हो जाती है। और दूसरा थर्ड में आ गया कपड़ा में। इसमें भी वही होता है, ठीक है ना, जैसे बहुत महंगे कपड़े होते हैं तो उसमें भी इसी तरह से प्रयोग किया जाता है। जब ये पुंज के रूप में जब उसको बिखेरा जाता है तो उसमें कंपन होती है, ठीक है ना, कंपन होती है तो वहाँ पर जो धूल पड़ी रहती है वो क्या होती है, नीचे गिर जाती है, नीचे गिर जाती है तो कपड़ा सफा हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे उपयोग है अल्ट्रासोनिक के, आज के ज़माने में बहुत जगह उपयोग होता है, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ समझने के लिए था कि हम लोग इसके बारे में समझेंगे अल्ट्रासोनिक वेव होते क्या हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही था, मिलेंगे अब अगले टॉपिक में, ठीक है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, एक कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। और जहाँ तक होता है कि अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।